एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में एल इनवर्स 1/p² p + 1 का होल स्क्वायर। एल इनवर्स लाप्लास इनवर्स निकालने जा रहे हैं 1/p² p + 1 के होल स्क्वायर का। आप इसमें बुक वाला मेथड अटेम्प्ट नहीं करिएगा, इसकी जगह आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करिएगा। आप लेट कर लीजिएगा 1/p² p + 1 का होल स्क्वायर a/p + b/p² + c/p + 1 + d/p + 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1। यानी कि इस क्वेश्चन को आप पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से करिएगा, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से हम कुछ मेथड जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल बुक में उनके मेथड हम चेंज करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में है 1/p³ p² + 1। इसका भी मेथड आप चेंज कर दीजिएगा। बुक वाला इंटीग्रेशन वाला मेथड लगा रहा है, वो बहुत टाइम लेता है। यहाँ पर a/p + b/p² + c/p³ + dp + e/p² + 1। सॉरी, यहाँ p³ + 1 नहीं है, यहाँ p² + 1 है। इक्वेशन नंबर 1 है, इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा एलसीएम लेते हैं 1 = a के साथ a के इंटू का आता है p² × p² + 1, b के साथ आता है p × p² + 1, c के साथ आता है p² + 1 प्लस p के साथ p³ मल्टीप्लाई करेगी d p⁴ प्लस e, और यहाँ हो जाएगा p³ आपके पास एक फैक्टर तो अवेलेबल है। आप करते हैं पुट p = 0, तो 1 = आपको वैल्यू c की मिलती है। 1 = c आपकी एक वैल्यू आ जाती है। अब आप लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ p⁴, हाईएस्ट पावर देखिएगा a और यहाँ से d मिलेगा। a + d = 0 हो जाएगा, इनका रिलेशन बन जाएगा a = -d। a = -d रिलेशन बन जाएगा। अब लीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ p³ का कोएफिशिएंट देखिएगा, यहाँ p³ यहाँ इस टर्म में p³ नहीं है, यहाँ आपको b मिलता है और प्लस यहाँ नहीं है और प्लस e मिलता है। e = 0, e हो जाता है आपका -b। एक रिलेशन आपका ये बन जाता है। अब आप लेने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ p² का कोएफिशिएंट देखिएगा, इधर से p² का कोएफिशिएंट मिलेगा, यहाँ से आपको a मिलेगा, ये आपका a हो जाता है। यहाँ से आपको p² नहीं मिलेगा, यहाँ से प्लस का c मिल जाता है। a + c = 0 हो जाता है। c की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, a = -c = -1, a आपका आ जाता है। अब यहाँ से a आ चुका है, a की वैल्यू -1 आ चुकी है, तो यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ से a और d में जो रिलेशन है वो a = -d का है, तो यहाँ से d = -a = 1 बन जाता है। d आ चुका है। अभी हमारे पास बचे हैं a और b। एक और लीजिएगा आप कोएफिशिएंट ऑफ p कंपेयर करिएगा। यहाँ p नहीं है, यहाँ देखिएगा यहाँ p आएगा, तो एक तो आपका b आ जाएगा, यहाँ p नहीं है फिर b, और b की जो वैल्यू है दूसरी तरफ कोएफिशिएंट नहीं है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। b = 0 हो जाता है, तो यहाँ से e = भी 0 हो जाता है, तो हमारा e = भी 0 हो जाता है बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमारी वैल्यू बन जाती है 1/p³ p² + 1। a की वैल्यू देखिएगा माइनस के 1/p है, प्लस b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 पे चली जाएगी, c की वैल्यू आपकी 1 है, ये 1/p² हो जाएगा, प्लस d c की वैल्यू आ चुकी है। d की वैल्यू देखिएगा, d की वैल्यू आपकी 1 है और e की वैल्यू देखिएगा 0, ये टर्म हट जाएगी, तो यहाँ हो जाता है प्लस का p/p² + 1। अब यहाँ आप L इनवर्स ले लेते हैं 1/p³ p² + 1, तो ये -1 मिलता है, प्लस का t बन जाता है और ये आपका cos t हो जाता है। इस प्रकार से आपका लाप्लास इनवर्स जो है वो तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 5 का भी आप बुक से मेथड बदल दीजिएगा, इसे भी हम पार्शियल से करेंगे। a/p + b/p² + c/p + 2 + d/p - 1 देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले जब आप एलसीएम ले लेंगे तो एक तो आप पुट p = 0 रख सकते हैं, पुट p = 0 रखेंगे तो b मिलेगा, उसके बाद p = आप 1 रखिएगा तो आपको d की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, और फिर उसके बाद पुट p = आप -2 रख दीजिएगा
तो आपको वैल्यू सी की मिलेगी। उसके बाद ये कंपेयर कर लीजिएगा कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट होगा उस हाईएस्ट पावर की कॉफिशिएंट की कंपेयर कर लेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर हाईएस्ट पावर होगा और यहाँ से आपको वैल्यू ए की मिल जाएगी। इस तरह से जब आपके चारों कांस्टेंट आ जाएंगे तो आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल करके लाप्लास इनवर्स जो है वो तैयार कर लेंगे। ये हो जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में एल इनवर्स 1/p p + 1 का होल क्यूब है। यहाँ हम थोड़ा सा मेथड अप्लाई करते हैं। इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। एल इनवर्स, अब मैं इसे 1 इसे पढ़ता हूँ p + 1 - 1 पढ़वाता हूँ और यहाँ हो जाता है p + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर शिफ्टिंग थ्योरम हम लगा रहे हैं। p + 1 को रिमूव करिएगा तो यहाँ से e⁻ -t हो जाएगा एल इनवर्स। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका p - 1 हो जाएगा और यहाँ से 1 प्लस का हट जाएगा तो ये p³ हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिएगा। अब इस वाले को आप पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाइएगा। अब लेफ्ट करेंगे आप 1/p - 1 p³ तो ये हो जाता है a/p - 1 + b/p + c/p² + d/p³। ये इक्वेशन आपकी 2 हो जाती है। अब यहाँ से ABCD आ जाएंगे बेटा। इसका एल इनवर्स आ जाएगा। इसका एल इनवर्स आने के बाद वैल्यू डाल देंगे और इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल देंगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल नंबर 6 का मेथड भी बदल चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आप कट कर दीजिएगा। ये बेकार सवाल है, एक्सपेंशन पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। e⁻ t बनेगा ये, इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन कहा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 8 एल इनवर्स p + 1/p² + 2p + 2 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा क्वेश्चन इल्झा हुआ सा है। यहाँ पर थोड़ी सी अभी आपको एक प्रॉब्लम पड़ेगी। आप इसके लिए पहले दो क्वेश्चन को मिलाकर के करना पड़ेगा। आप देखिएगा p² + 2p + 2 का होल स्क्वायर है। जब एक ही फैक्टर का स्क्वायर होता है तो ऐसे केस में हमारे पार्शियल फ्रैक्शन अवेलेबल नहीं होते हैं। अब इसे मैं कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने जा रहा हूँ। ये हो जाता है एल इनवर्स p + 1/p² + 2p + 1 अलग कर लीजिएगा और +1 अलग कर लीजिएगा और ये होल स्क्वायर हो जाता है। अब ये वैल्यू आपकी बन जाती है एल इनवर्स p + 1/p + 1 का होल स्क्वायर +1 और फिर a होल स्क्वायर हमारा और आ जाता है। अब देखिएगा एल इनवर्स के आगे न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी मैं p + 1 बना चुका हूँ। जो मेरा p + 1 बन गया है अब उसे +1 को बाहर ले जाइएगा। ये शिफ्टिंग थ्योरम लगाइएगा। अब ये आपका हो जाता है e⁻ -t, बाहर आ जाता है मेरा एल इनवर्स। इधर से 1 हटा दीजिएगा तो ये हो जाता है p/p² + 1 का होल स्क्वायर। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल करके यहीं छोड़ दीजिएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 डाल करके यहीं छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ p/p² + 1 का होल स्क्वायर जो है उसके लिए मुझे क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये मेरे पास ऐसी वैल्यू आ गई है p/p² + 1 का होल स्क्वायर। एक ऐसी वैल्यू आ गई है जिसका मेरे पास लाप्लास इन्वर्स नहीं है। इसके लिए मुझे एग्जाम्पल नंबर 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 2 की हेल्प लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 2 में सिखाया गया था कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है जिसका आपका लाप्लास इन्वर्स नहीं ले रहा है तो वो डिफरेंशिएशन के रास्ते से आप उस लाप्लास इन्वर्स ले सकते हैं। आप लेट कंसीडर करिएगा f(t) = 1/p² + 1। अब f(t) = 1/p² + 1 है आपका। आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p। तो ये हो जाता है f(t) = -2p/p² + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपकी वैल्यू बन जाती है p/p² + 1 का होल स्क्वायर -f(t) / 2। अब p/p² + 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू -f(p/2) बन चुकी है। इसे अब इसका इन्वर्स लेने की तैयारी करते हैं। L इन्वर्स p/p² + 1 का होल स्क्वायर = -1/2 L इन्वर्स f'(p). अब देखिए यहाँ पर हम थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर थ्योरम हमें अप्लाई करनी है। अब L इन्वर्स के आगे f'(p) पड़ा हुआ है। अब हम चूंकि यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पर, चूंकि L इन्वर्स f'(p) की हमारी थ्योरम थी
माइनस का टी एल इनवर्स एफ ऑफ टी। अब इस थ्योरम का आप यूज़ करिएगा। अब इस थ्योरम का जब हम यूज़ करते हैं तो आप इक्वेशन नंबर यहाँ पर वैल्यू डालिएगा, तो आपके पास वैल्यू मिल जाती है एल इनवर्स P अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक पहले से ही पढ़ा है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाता है t/2 हो जाता है और L इनवर्स f ऑफ t हो जाता है। ये बन जाएगा t/2 L इनवर्स f ऑफ t की वैल्यू उठा लीजिएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, तो आपकी वैल्यू तैयार हो जाती है L इनवर्स P अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t/2। ये फार्मूला आपका साइन t का है। आप चले जाइएगा बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में जाकर के आप वैल्यू रख दीजिएगा और आपका आंसर की जो है तैयारी हो जाती है। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था एन इनवर्स पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा, तो आपको मिल जाता है 1/2 t e टू दी पावर माइनस t और साइन t, और ये हमारा रिजल्ट जो है तैयार हो जाता है। ये भी हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर एग्जाम्पल नंबर 9 है, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 में एल इनवर्स 5p स्क्वायर माइनस 15p माइनस 11 अपॉन p प्लस 1 p माइनस 2 का होल क्यूब है। अगर यहाँ पर हम लाप्लास इनवर्स के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन में p माइनस 2 आएगा, p माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, p माइनस 2 का होल क्यूब आएगा, जिसे सॉल्व करने में हमें टाइम लगेगा। अब हम यहाँ से इसकी पावर को p में से 2 हटाने की कोशिश करते हैं। अब मैं हर जगह p माइनस 2 करने वाला हूँ, तो अब हम यहाँ वैल्यू बनाने जा रहे हैं एल इनवर्स, जितनी भी p की टर्म है सब में -2 + 2 करते चले जाइएगा। यहाँ देखिएगा 5, यहाँ कर लेते हैं p माइनस 2 + 2 का होल स्क्वायर माइनस 15p माइनस 2 + 2 माइनस 11 कॉन्स्टेंट टर्म ऐसी रखिएगा। यहाँ कर लेते हैं p माइनस 2 + 3 कर लेते हैं, और यहाँ हमारा p माइनस 2 का होल क्यूब है। अब हम यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, p माइनस 2 है तो इसका जब -2 बाहर जाएगा तो e की पावर में पॉजिटिव बन जाएगा, ये प्लस का 2 बन जाएगा, तो आपका e की पावर 2t बाहर आ जाएगा एल इनवर्स। अब यहाँ p माइनस 2 की जगह p हो जाता है p + 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ भी p हो जाएगा, ये बन जाएगा p + 2 माइनस 11 अपॉन ये बन जाता है आपका p + 3, यहाँ से -2 हट जाता है, ये आपका p क्यूब बन जाता है। अब ये आपका बन जाता है e टू दी पावर 2t एल इनवर्स। अब आप इसे खोल दीजिएगा, 5p स्क्वायर आएगा, 4 5 जा हो जाएंगे 20 + 2 2 जा 4 और 4 20p हो जाते हैं, माइनस का 15p माइनस का 30 माइनस का 11 अपॉन p + 3 और p क्यूब हो जाता है। ये हो जाता है आपका e टू दी पावर 2t एल इनवर्स। 5p स्क्वायर सिंगल टर्म है, 20p है और 15p है, तो ये हो जाता है आपका 5p। अब यहाँ पर माइनस का 30 और माइनस का प्लस का 20 है, तो माइनस का 10 और माइनस का 11, तो माइनस का 21p + 3 अपॉन p क्यूब। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। अब जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है आप इसका फैक्टर करने जा रहे हैं। जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है आप उसका फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन करिएगा। अब आप ले लेते हैं लेट। अब हम लेट करने जा रहे हैं 5p स्क्वायर प्लस का 5p माइनस 21 अपॉन p क्यूब p + 3। अब यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हो जाएगा a अपॉन p + b अपॉन p स्क्वायर प्लस c अपॉन p क्यूब और प्लस d अपॉन p + 3, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पीछे एग्जाम्पल में किया गया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अब जब इसका लाप्लास इनवर्स आ जाता है तो उसे इक्वेशन नंबर 1 में आप डाल देंगे और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। देखिएगा जितने भी अधिकांश क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे के सारे लाप्लास इनवर्स से किए जा रहे हैं। अब देखिएगा हमारा अभी तक इस चैप्टर में कोई भी डेरिवेशन नहीं कराया गया था, लेकिन यहाँ पर 2.15 जो आर्टिकल है वो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है, और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पीछे लाप्लास वाले चैप्टर में नहीं थी, तो इसलिए ये एक नया मेथड है, तो इसलिए हम यहाँ इसे वेरीफाई करने जा रहे हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, लेट ft एंड gt आर 2 फंक्शन। अभी तक देखिएगा एक फंक्शन चल रहा था, वो एक से ज़्यादा फंक्शन हो गए हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आपको तभी अप्लाई करनी है जब एग्जाम में कहा जाएगा, वरना ये आप अप्लाई नहीं करेंगे। ft एंड gt आर 2 फंक्शन ऑफ क्लास ए, दोनों क्लास ए के फंक्शन है। एंड इफ एल इनवर्स ft इक्वल टू ft और एल इनवर्स gt इक्वल टू gt है,
यानी कि एफ ऑफ पी का जब लाप्लास इन्वर्स ले रहे हैं तो वो एफ टी बन रहा है, और जब एल इन्वर्स जी पी का आप लाप्लास इन्वर्स ले रहे हैं तो वो जी टी बन रहा है। तो अब एक की जगह दो फंक्शन हो गए। देन तब हमारी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है एल इन्वर्स एफ ऑफ पी जी ऑफ पी, यानी कि एफ ऑफ पी और जी ऑफ पी की मल्टीप्लाई करके जब आप एल इन्वर्स लेते हैं तो आपका आंसर बन जाता है इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एस जी टी माइनस एक्स डी एक्स। और इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है एफ जी स्टार जी, यानी कि फंक्शन एफ, फंक्शन कैपिटल एफ और फंक्शन कैपिटल जी के बीच में अगर आप स्टार लिख देते हैं तो ये भी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ी जाती है। अब इसमें एक नोट लिख देता हूँ मैं, डू क्वेश्चन by this method, do question by this method when asked to do in exam। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो मैंने मेथड लिख दिया है कि डू क्वेश्चन बाय दिस मेथड व्हेन आस्क्ड टू डू इन एग्जाम। इस मेथड से आपको क्वेश्चन तभी करना है जब आपको एग्जाम में करने के लिए कहा जाए, वरना इस मेथड को आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं। इसे प्रूफ करने के लिए हम हेल्प लेंगे बीएससी पार्ट 1 की। इसमें मल्टीपल इंटीग्रल होगा, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा, तो हमें पार्ट 1 की इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसे प्रूफ करने जाते हैं। प्रूफ देखिएगा। अब प्रॉब्लम की बात यह है, लाप्लास इन्वर्स के लिए फार्मूला नहीं होता है। लाप्लास इन्वर्स के जितने भी फार्मूले हैं वो सारे के सारे हमने जो फार्मूले तैयार करे हैं वो लाप्लास के उल्टे फार्मूले तैयार करे हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला लाप्लास के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन लाप्लास इन्वर्स के फार्मूले हमने उसके इन्वर्स के तरह से तैयार करे हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए हमें पीछे वाले चैप्टर में वापस जाना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर एल इन्वर्स क्या है, एफ ऑफ पी जी ऑफ पी है। अब यहाँ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स है। अब एल इन्वर्स को उठा करके आप इधर लाइएगा। अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, एल लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिएगा हमने इसका लाप्लास लिया है। जब हमारा इसका आंसर आएगा तो इसका आंसर कुछ आर्टिकल के अकॉर्डिंग एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी आएगा। उस लाइन में हम एल को दूसरी तरफ ले जाएंगे और हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो किसी भी इन्वर्स का कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको लाप्लास में जाना पड़ेगा। अब हम लाप्लास का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष है। अब पीछे वाले चैप्टर के फार्मूले की याद करिएगा। जब हम किसी भी फंक्शन का लाप्लास लेते हैं तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इनफाइनाइट आ जाती है और e टू दी पावर माइनस pt से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी t इक्वल टू आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस pt। अब पूरी वैल्यू हम डाल देते हैं। यह इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स और बाहर डी टी। अब यहाँ इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है तो ये लिमिट x की है। अब यहाँ देखिएगा, अब मुझे इंटीग्रेशन का ऑर्डर यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ये आपका हो जाता है इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में है। मैं यहाँ इसका ऑर्डर चेंज करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर पहले जो इंटीग्रेशन है वो x के रेस्पेक्ट में है, बाद में इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में है। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज करने जा रहा हूँ। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर हम इसका ग्राफ तैयार करने जा रहे हैं। पहला इंटीग्रेशन जो है वो x के रेस्पेक्ट में है और बाद वाला जो इंटीग्रेशन है वो t के रेस्पेक्ट में है। अब ये मैं बीएससी पार्ट 1 का मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ। ये मान लीजिएगा t एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है और ये मेरी x एक्सिस है। इस एक्सिस यहाँ पर मैं t प्लॉट करूँगा और यहाँ पर मैं x प्लॉट करूँगा। अब लिमिट देखिएगा क्या है, यहाँ लिमिट है x इक्वल टू 0। लिमिट x इक्वल टू 0 का मतलब t एक्सिस हो गई। इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0 हो जाएगी और कहाँ जाना है, t तक। यानी कि आप जा रहे हैं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू t। x इक्वल टू t को आप ऐसे पढ़िएगा जैसे कि 45 डिग्री की 45 डिग्री की लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये लाइन हो जाती है x इक्वल टू t की। अब आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या कहती है, पहले इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू t जा रही है। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू t, ये हमारी पहली इंटीग्रेशन की लिमिट की स्टेप हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये बीएससी पार्ट 1 का मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम चेंज ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट का। तो सबसे पहली लिमिट आपकी ये कह रही है कि आप x इक्वल टू 0 से t जाइएगा। x इक्वल टू 0 से जब t जाते हैं आप तो इन दोनों के बीच में होते हैं। अब t की लिमिट देखिएगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इधर आपका ओरिजिन 0 0 है। अब इनफाइनाइट इधर बढ़ते चले जाइएगा, यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे का जो एरिया है वो आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। यानी कि ये जो लाइन का नीचे का जो सारा एरिया है वो आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है।
अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज एरिया बिटवीन लाइन x = t एंड t एक्सिस। अब हमने इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो x = t वाली लाइन और t एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया पड़ेगा वो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा। अब हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स बदलने जा रहे हैं, हम इसका इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने जा रहे हैं। we change order of integration। अब हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने जा रहे हैं। अब इस समय पहली लिमिट x की है ना बेटा, पहली लिमिट x की है तो पट्टी जो है आपकी x एक्सिस के पैरेलल है। अब मैं इंटीग्रेशन की ऑर्डर लिमिट चेंज कर दूंगा तो मेरी जो स्ट्रिप होगी वो पहले t में आएगी। अब लिमिट आप देखिएगा इसी एरिया में यहाँ t पर ये पैरेलल स्ट्रिप ले लेते हैं, ये पैरेलल स्ट्रिप। अब देखिएगा इधर कोई सहारा, अब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट की तरफ चलती चली जाएगी। अब यहाँ से अब हम लेने जा रहे हैं न्यू लिमिट्स। अब ये ले लेते हैं द न्यू लिमिट्स आर। अब नई लिमिट्स, पहली लिमिट लेने का तरीका होता है कि स्ट्रिप का लेफ्ट कॉर्नर से आप राइट कॉर्नर चलिएगा। लेफ्ट कॉर्नर फॉलो करता है t = x को और राइट कॉर्नर पर कोई सिरा नहीं है, तो लिमिट हो जाती है t = x टू इनफाइनाइट एंड t = x से इनफाइनाइट लिमिट हो जाती है। अब पूरा हिस्सा ऐसे करके नाप लीजिएगा। अब x में चल रहा है, उधर की तरफ कोई सिरा नहीं है आपका, एंड x = हो जाता है 0 टू इनफाइनाइट बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था इंटीग्रेशन 0 टू t f l g t - x dx। आप देखिएगा यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में था और अब जो इंटीग्रेशन है, पहले जो इंटीग्रेशन आएगा वो t के रेस्पेक्ट में आएगा, तो t वाले अंदर कर लीजिएगा, x वाले बाहर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाती है इंटीग्रेशन। यहाँ पर लिमिट, बाद वाली लिमिट x = 0 टू इनफाइनाइट है, ये वाला फंक्शन केवल x का है। इस फंक्शन f(x) को बाहर डाल दीजिएगा और नीचे अब अंदर लिमिट t की लाइएगा। अब लिमिट हो जाती है t = x टू इनफाइनाइट, t की लिमिट हो जाती है, t के जो फंक्शन है वो अंदर कर लीजिएगा। तो ये हो जाता है e⁻ -tt gt - x dt। dt के इंटीग्रेशन की लिमिट अंदर आ जाती है और बाहर आ जाता है dx। अब यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन x में था, बाद में इंटीग्रेशन t में था। अब यहाँ पर देखिएगा पहला इंटीग्रेशन जो है वो t के रेस्पेक्ट में, अगला इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है। अब इसे मैं लाप्लास का फार्मूला बनाने के लिए जो लिमिट t = x से स्टार्ट हो रही है, इसे मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं ये कर देता हूँ लेट t - x = u। ये इंटीग्रेशन बेटा t के रेस्पेक्ट में है, तो x आपके लिए अभी कॉन्स्टेंट का काम करेगा, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से आपको मिलता है dt = du। जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगी और अपर लिमिट रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट हो जाती है। अब हम यहाँ पर वैल्यू डालने जा रहे हैं इसकी। अब हमारी वैल्यू बन जाती है इंटीग्रेशन x = 0 टू इनफाइनाइट fx बाहर है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन की नई लिमिट हो जाती है u = 0 टू इनफाइनाइट e⁻ t। t की वैल्यू हो जाती है x + u और ये हो जाता है बेटा gu du और बाहर हो जाता है dx। अब अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है वो u के रेस्पेक्ट में है। अब dx वाली टर्म कांस्टेंट हो जाती है। अब हम इसे बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन x = 0 टू इनफाइनाइट fx e⁻ tx, ब्रैकेट में आपका बचता है u = 0 टू इनफाइनाइट e⁻ tu du और बाहर dx। आप देखिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ भी इंटीग्रेशन की लिमिट कांस्टेंट है। बीएससी पार्ट 1 का रूल अप्लाई करते हैं, u के फंक्शन अलग है, x के फंक्शन अलग है। जब आपके पास दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट कांस्टेंट होती हैं तो आप कौन सा इंटीग्रेशन पहले करते हैं कौन सा बाद में करते हैं इस बात का कोई मतलब नहीं है। ये वाली टर्म आपकी u पर निर्भर नहीं करती, ये वाली टर्म आपकी x पर निर्भर नहीं करती। आप इन इंटीग्रेशन को दोनों को अलग अलग तोड़ दीजिएगा। x = 0 टू इनफाइनाइट fx e⁻ fx dx बन जाता है और दूसरा आपका बन जाता है u = 0 टू इनफाइनाइट e⁻tu du बन जाता है। अब इसमें इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी लगा लेंगे, दोनों का वेरिएबल t चेंज कर दीजिएगा तो ये आपका बन जाता है इंटीग्रेशन
t इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस dt ft dt। ये देखिएगा लाप्लास बन चुका है। अब यहाँ भी बन जाता है आपका t इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस dt dt। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों टर्म को बेटा मैंने लाप्लास में चेंज कर दिया है। पहला वाला फार्मूला मेरा लाप्लास ऑफ ft है, दूसरा वाला लाप्लास ऑफ gt है। तो मेरी पहली टर्म हो जाती है लाप्लास ऑफ ft, दूसरी टर्म हो जाती है लाप्लास ऑफ gt। अब इधर चल रहा था मेरा लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t f x g t माइनस x dx चल रहा था। लाप्लास ऑफ ft की नोटेशन हमारी f ऑफ t है, लाप्लास ऑफ gt की नोटेशन हमारी g ऑफ t है। अब l को आप इधर ले आइएगा, आपका आंसर तैयार हो जाता है। तो आपका आंसर तैयार हो जाता है L इनवर्स f ऑफ t g ऑफ t इंटीग्रेशन 0 टू t f x g t माइनस x dx प्रूफ। और इस प्रकार से हमारी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का जो प्रूफ है वो आ जाता है। आज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रूफ कराया गया है। आज टॉपिक इतना ही रहने देते हैं। ये एक्सरसाइज एक्चुअल में 3 दिन की है, आज अभी इसके दूसरा दिन था, ठीक है। अब ये टॉपिक हमारा जो है अब ये कल शुरू होगा। कल कॉन्वोल्यूशन के थ्योरम के क्वेश्चन कराऊंगा और फिर मैं हेविसाइड थ्योरम पढ़ूंगा।